हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बीएचयू वाले। तो आज हम अपने मिडीवल के लेक्चर सीरीज़ में लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, जिसके शासकों ने 1290 से 1320 तक रूल किया। ये दिल्ली सल्तनत का दूसरा राज्यवंश है जो सेफ डायनेस्टी के बाद जो रूल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल बीएचयू वाले को सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारे ऐप बीएचयू वाले को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आपको टेस्ट सीरीज़ और बाकी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो आप वो गूगल प्ले स्टोर से वो डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले हम लेक्चर्स ने हमने जो स्लेव डायनेस्टी है और जो इस्लाम का उदय होता है अरब में, और टर्किश इन्वेजन या अरब इन्वेजन के बारे में बात की है, तो आप वो लेक्चर्स भी देख लीजिए, क्योंकि एक जो लिंक बनता है वो समझने के लिए ज़रूरी है। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। खिलजी रेवोल्यूशन। तो खिलजी रेवोल्यूशन क्या है? तो जब जो स्लेव डायनेस्टी था उसको ओवरथ्रो करके जब जलालुद्दीन खिलजी ने शासन स्टार्ट किया, तो उसको खिलजी रिवोल्यूशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो सत्ता में जो थे वो एक अभिजात वर्ग थे, यानी कि जो नोबेलिटी थी या जो हायर जो एलिट पोजीशन वाले लोग थे उन्हीं का ही अधिकार था। क्योंकि बलबन का अगर आप राजस्व सिद्धांत आपने अपने पहले लेक्चर सुने होंगे या देखे हैं, तो उसमें हमने बात किया कि वो क्या करता था, प्योरिटी ऑफ ब्लड को वो कहता था कि प्योरिटी ऑफ ब्लड होना चाहिए, तभी अब वो आप एडमिनिस्ट्रेशन के किसी पोस्ट पर हो सकते हैं। तो उसमें क्या आपको देखने को मिलेगा कि सिर्फ तुर्किश जो लोग हैं, जो टर्क हैं, वो ही रूल कर रहे हैं। नॉन टर्क्स को बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन में कोई मतलब रोल उनका था ही नहीं। और जो पद थे वो इसका मतलब कि योग्यता के आधार पर नहीं दिए जाते, तो क्योंकि उनको एक तरीके से एलिट जो लोग हैं सिर्फ उन्हीं को ही उसमें रखा जाता था। जो ये खिलजी क्रांति जो ये टर्म है वो किसने, जो इतिहासकार हबीब है, मोहम्मद हबीब और आरपी त्रिपाठी, ये टर्म उन्होंने यूज़ किया है। आप ये याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बन जाता है कि खिलजी क्रांति किसने कहा है। तो ये इतिहास के उसमें अगर देखें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरीके से एक घटना थी, कि कहाँ जहाँ सिर्फ एक अभिजात वर्ग के लोग या ये जो एलीट लोग थे वही रूल कर रहे थे, उसके बाद जो खिलजीज आते हैं वो नॉन तुर्क्स को भी, यानी कि जो टर्किश नहीं है उन लोगों को भी, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनमें जगह देते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। तो अगर आप देखें रूलर्स जिन्होंने क्या, खिलजी डायनेस्टी के जो रूलर्स थे, जो 1290 से 1320 तक जिन्होंने रूल किया, वो सबसे पहले रूलर जलालुद्दीन खिलजी, फिर इब्राहिम रुकनुद्दीन जो 1296 में रहते हैं, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, शहाबुद्दीन उमर, मुबारक शाह और नासिरुद्दीन खुसरो। इधर हमने जीनोलॉजिकल टेबल भी दिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि इधर टाइमलाइन आपको देखने को मिले, लेकिन समझ रहे कि उन रूलर्स के बीच में जो एक के बाद एक आ रहे हैं उनके उनका क्या रिलेशन है, वो समझने के लिए आप इसको रेफर कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखें इधर, ये थोड़ा, ये जलाउद्दीन की बेटे थे, ये इधर नहीं है, इधर कट है। ये जलाउद्दीन के बेटे थे, कौन? अरकली खां और रुकनुद्दीन इब्राहिम। और जो अलाउद्दीन खिलजी थे वो जलालुद्दीन का भतीजा था, जो कि बाद में जो रूल करते हैं 1296 से और 1316 तक। और इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो हम आगे देखेंगे कि कैसे ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो रूलर थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिन्होंने 1290 से 1296 तक रूल किया, उनको अगर हम बात करें तो कैकुबात के समय में, यानी बलबन के बाद जब उनके पुत्र कैकुबात ने शासन किया, उन्होंने उनको क्या, शाहिस्ता खान की उनको उपाधि दी और बरन का राज्यपाल बनाया। बरन बरन खिलजी क्रांति का एक प्रमुख क्षेत्र था, जो क्योंकि ये बिलोंग करते थे किधर से, इधर ये यहीं थे, और यहाँ पर ही क्रांति का एक प्रमुख बिंदु बना। तो बरन के ये राज्यपाल थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी राजा बनने से पहले, शासक बनने से पहले वहाँ के राज्यपाल थे। और ये क्या, आरिज़ ममालिक थे, यानी कि आर्मी के हेड। जो आरिज़ ममालिक कौन होता था, जो आर्मी का हेड होता था वो थे। यानी कि ये पोजीशन भी याद रखिए, कभी कभी पूछ लेता है कि आरिज़ ममालिक कौन होते हैं। तो जो जलालुद्दीन थे वो कैकुबात के समय में आरिज़ ममालिक थे। और जलालुद्दीन जो थे वो समाना समाना ये यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न साइड में जो वहाँ के प्रधान भी थे। इनका मंगोलों को भारत की सीमा से बाहर रखने में एक महत्वपूर्ण रोल रहा, क्योंकि जब भी ये नॉर्थ वेस्टर्न साइड में ये थे, और ये इन्होंने बहुत
ब्रेवरी से कहें तो उनको ये बाहर रखने में जो वो पॉलिसी थी, क्योंकि वो उधर साइड में थे, तो इन्होंने बहुत अच्छे से जो फ्रंटियर पे थे, तो इन्होंने वहाँ सीमाओं की बहुत अच्छे से रक्षा की। तो जलालुद्दीन जब आए शासन में, तो इन्होंने कहाँ अपना राज्य अभिषेक कराया? किलखुरी के महल में। किलुखुरी का महल जो किसने बनवाया था? कैकुबाद ने। ये महल कैकुबाद में बनवाया था। और वो कहाँ नहीं गए? जो कुश के लाल, यानी कि लाल महल को कुश के लाल भी कहते हैं। जो बलबन का लाल महल था, ये याद रखिएगा, उसको कुश के लाल भी कहते हैं। तो उन्होंने वहाँ उन्होंने रूल नहीं किया, वहाँ अपना कोरोनेशन नहीं करवाया, ना ही वो वहाँ गद्दी पर बैठे। और वहाँ वो किस महल में उन्होंने कहा? किलखुरी के महल में उन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया। तो ये जो इतिहासकार कहते हैं कि ये इनकी एक बहुत बड़ी गलती भी थी, क्योंकि जो किलखुरी का महल था, वो एक विलासिता का केंद्र बन गया था, क्योंकि कैकुबाद वहीं पूरा मतलब विलासिता में लिप्त रहता था। और ये इस वजह से एक बहुत गलत सिग्नल जाता है, क्योंकि पावर का केंद्र क्या था? बलबन का जो महल था कुश के लाल। तो ये उन्होंने कोरोनेशन यहाँ ना करवा के यहाँ जो अपना इसको केंद्र बनाए, उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की, ऐसा इतिहासकार कहते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही गलत उसका प्रभाव पड़ता है। आप ये नीचे सब हमने इंग्लिश में भी दे रखा है, ये यहाँ आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो वो कहता था, कौन? जलालुद्दीन खिलजी, कि वो मुसलमानों को रक्त नहीं बहाना चाहता, वो उसकी आदत नहीं है, क्योंकि वो ऐसी बहुत सारी नीतियाँ अपनाता है, कोई ऐसा कोई ठोस कदम नहीं लेता है। जो कभी कोई विद्रोह होता है तो वो उन सबको माफ़ कर देता है, ये सब चीज़ें वो करता है, कोई एक ठोस कदम नहीं उठाता है। और तो इसलिए और उसको जस्टिफाई करने के लिए वो क्या कहता है? वो कहता है कि उसको मुसलमानों का रक्त नहीं बहाना है, या उसको मुसलमानों के रक्त बहाने की आदत नहीं है, वो ऐसा कहता है। उसके समय में एक विद्रोह होता है, ये याद रखिएगा, किसका? ईरानी फ़कीर सीदी मौला का। सीदी मौला और हाजी मौला, ये 2 नाम आते हैं, सीदी मौला और हाजी मौला। तो उनमें से जो सीदी मौला, उसका विद्रोह कब होता है? जलालुद्दीन के समय में। और आप ये बात याद रखिएगा। तो सीधी तो होता क्या है, कहते हैं कुछ इसमें इतिहासकारों में इसमें थोड़ा थोड़ा मतभेद है। जैसे कहते हैं कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सीदी मौला वो क्या कर रहा था? साजिश रचा था। जो राजा था, यानी कि जलालुद्दीन के खिलाफ वो साजिश रचा था। वो नहीं चाहते थे, मतलब वो चाहते थे कि वो सत्ता में आ जाए, यानी कि वो निज़ामुद्दीन जो पहले रूलर थे बलबन से पहले, उनकी बेटी से वो कहते हैं कि वो उससे शादी करके और वो सत्ता में आ जाना चाहते थे और इसको मरवा देना चाहते थे। तो जब उनको ये पता चलता है, तो वो क्या करता है कि इनके खिलाफ एक्शन लेता है और इनको हाथी के पैरों की तरह कुचलवा देता है। और इसके साथ 2 नाम और आते हैं, एक तो हथिया पायक और निरंजन कोतवाल। कुछ इतिहासकारों को कहना है निरंजन कोतवाल। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इन लोगों ने इसका साथ दिया, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने ही उनको बता दिया था जलालुद्दीन को इस साजिश के बारे में, जो ये कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे उसके बारे में उसको खबर दे दी थी। तो उस वजह से वो इतना क्रोधित हो गया कि उसने उनको हाथी के पैरों के नीचे को तलवा दिया। फिर इसके समय में कड़ा जो मानिकपुर, यानी जो इलाहाबाद का क्षेत्र, जो वर्तमान में कहाँ इलाहाबाद का क्षेत्र है, इलाहाबाद के आसपास का, वो वहाँ के सूबेदार थे, जो कब 1292 में वहाँ के सूबेदार बनते हैं। और इसी टाइम में उन्होंने कहा कि भिल्सा की लूट की। तो और उसी उसी वजह से उन्होंने जलालुद्दीन ने प्रसन्न होकर उसका अवध की इख्तियारी भी दी थी। ये अलाउद्दीन खिलजी ने 1292 में भिल्सा की लूट की, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके समय में एक और जो महत्वपूर्ण विद्रोह हो रहा है, वो किसका? मलिक छज्जू का। ये भी पूछ लिया जाता है कि मलिक छज्जू का विद्रोह किसके समय में हुआ, तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा कि जलालुद्दीन के समय किसका विद्रोह होता है? मलिक छज्जू, किशल खान। ये किसका? बलबन का भतीजा था, बलबन का ये भतीजा था। कहते हैं कि जब जलालुद्दीन मतलब रूल करने के लिए, जब खिलजी क्रांति के बाद, तो वो क्या कहता है कि वो इनको ऑफर करता है, मलिक छज्जू से कहता है, वो कहते हैं कि वो शासन में नहीं आना चाहता, वो रूल नहीं करना चाहता था। वो कहता है, तो वो मलिक छज्जू से कहता है कि वो आप कैयूमर्स के रीजेंट की तरह, यानी कि उसके संरक्षक की तरह आप कार्यभार संभालिए। लेकिन ये मना कर देता है और उससे कड़ा मानिकपुर
क्या बोलते हैं सूबेदारी मांग लेता है, और इस वजह से इसको कड़े मानिकपुर का सूबेदार नियुक्त कर देता है। लेकिन कहते हैं कि कहीं ना कहीं इसके मन में था कि ये पावर में आए, मतलब एकत्रित करे लोग को, और फिर बाद में इसी इसी जो उसका ये नीति थी उसी के चलते उसने बाद में विद्रोह किया, और क्या मुगिसुद्दीन की उपाधि धारण करके उसने कड़ा मानिकपुर में विद्रोह कर दिया। लेकिन होता क्या है कि ये विद्रोह को जो इसका पुत्र होता है अरकली खां जलालुद्दीन का, ये सब लोग जाते हैं और अरकली खान इस विद्रोह को कुचल देता है और इसको जाकर पकड़ कर लेके आता है, पकड़ता है और इसको लेके आता है इसके सामने, जलालुद्दीन के सामने लेके आता है। लेकिन जलालुद्दीन फिर कहते हैं कि उदारता की या तो नीति का या कमजोरी जो वहाँ उसको दिखाता है, कमजोरी नजर आती है कि वो एक कड़ा फैसला वहाँ भी नहीं लेता है। और वो उस टाइम पर उसको माफ जब इसके पीछे जो इतिहासकार हैं एक स्टोरी बताते हैं, वो कहते हैं कि जब अरकली खां, जो मलिक छज्जूर उसके साथ जो भी लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे, वो उसको लेके आते हैं दरबार में, और जो वो उस टाइम पे रोहिलखंड में था, कहाँ पे, रोहिलखंड में, क्योंकि वो पीछा करते हुए वहीं गए थे जब विद्रोह के उसका पता चलता है। तो वो रोहिलखंड में था, और जब वहाँ उसके दरबार में उसको उनको लेके आया जाता है, तो जब उनके हालात देखता है कि किस तरीके से उनके पूरे कपड़े फट गए हैं, धूल धूसर हैं, और उनको किस तरीके से बांध के लेके आया जा रहा है, पगड़ी नहीं है उनके सर पे, तो ये एकदम चिल्ला उठता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है, और आज्ञा देता है कि आप इन लोगों को बाकायदा इनके कपड़े इनको अच्छे पहनवाइए, और इनको पगड़ी पहनवा के उनको उसी हालात में जैसे ये लोग पहले रहते थे और उसके सामने लेके आया जाए। और यही होता है फिर, और फिर उसके मतलब कोई एक्शन, कोई मजबूत कोई एक्शन नहीं लेता है, और वो अपने जो बेटा जो कि कहाँ मुल्तान का गवर्नर था, उसके साथ इसको मुल्तान निर्वासित कर देता है, वहाँ भेज देता है। और ये सब देख कर बोलते हैं कि ये भी कोई उसका एक उसने अच्छा कदम नहीं उठाया, और ये यहाँ भी वो गलती करता है। इसके टाइम में जो ये मिलिट्री एक्शन अगर उसकी बात करें तो रणथंभोर की घेराबंदी, यानी रणथंभोर में क्या, ये 1292 इक्यानवे बानवे में वो घेरा डालता है। जो पहला घेरा कब 1291 में डालता है, और जो दूसरा घेरा था वो उसने 1292 में डाला। लेकिन उसने वहाँ भी फिर एक कमज़ोर नीति अपनाई, या वहाँ से वापस आ जाता है कि वो कहता है कि वह मुसलमान के सिर के बाल की कीमत 100 के समान समझता है। किलो मतलब यानी कि एक जो रणथंभोर का किला था कि इसको उसको नहीं लेके आना है, तो वो ऐसे 100 किले उनके लिए मतलब कुर्बान कर सकता है, क्योंकि वो किसी मुसलमान को हानि नहीं पहुंचाना चाहता। तो और इस वजह से वो उसको वहाँ से घेरा हटा लेता है और वापस ले जाता है। और जो इनका इसका एक जो अहमद शब, मलिक अहमद शब, जो कि इनका बहुत बड़ा सपोर्टर होता है, ये इससे इनसे कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये उसमें उसकी नहीं मानता है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो अगर बात करें कि जलालुद्दीन के समय में उसकी मंगोल नीति की, तो उसके समय में पहला जो अटैक होता है वो 1292 में, जो हलाकू का पुत्र अब्दुल्ला होता है वो अटैक करता है, और वो उसको हरा देता है, कहीं कहीं लिखा है हरा देता है, कुछ लोग कहते हैं कि वो उसको मतलब संधि कर लेता है और वो लौट जाता है, और वो उसको क्या कहता है, अपना उसको पुत्र कहकर संबोधित करता है जलालुद्दीन, और ये लौट जाता है, और या फिर कहते हैं पराजित हो जाता है, ये कोई वापस चला जाता है। इसी के टाइम में फिर जो मंगोल होते हैं, मंगोल सरदार उल्लूग खां हैं, उसके टाइम वो अ, और अपने जो और मंगोलों के साथ भारत में आता है, लेकिन इनके प्रति भी उदारता की नीति अपनाता है, और अपनी पुत्री का विवाह उससे करवा देता है, और जो वो लोग होते हैं वो सब लोग इस्लाम अपनाते हैं, और फिर उनको नए मुसलमान या नवीन मुसलमान कहा जाता है। और जहाँ वो उनको जगह देता है रहने के लिए दिल्ली में, और उस जगह को आज भी हम लोग मुगल परा के नाम से जाते हैं। तो ये भी एक उसकी एक उदार नीति थी, या एक कमज़ोर नीति की तरह माने। और इसके खिलाफ अलाउद्दीन खिलजी, वो क्योंकि वो जानता था कि मंगोलों को एक तरीके से माफ़ करना या उनको ऐसे जगह देना, ये एकदम बेकार उसने मतलब एकदम गलत उसने फैसला किया है, क्योंकि मंगोल, और ये भी कौन मंगोल, जो कि ये जितने भी लोग होते हैं इनके खिलाफ एक से एक लूट-पाट का, मार-पीट का, और ये सब उनके ऊपर इल्ज़ाम होते हैं कि ये सब वो लोग करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके प्रति कोई वो एक मतलब कठिन कोई वो ठोस कदम ना उठाते हुए और ऐसी उदारता की नीति दिखाता है। तो ये इसकी मंगोल नीति रही। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर महत्वपूर्ण बात की जाए, तो जो पहला दक्षिण भारत में जो अभियान होता है वो इसी के समय 1296 में। यहाँ से प्रश्न बनता है, इसको याद रखिएगा कि पूछा जाता है कि जो मुस्को पहला मुस्लिम आक्रमण किसके समय में हुआ था। तो अगर समय की बात पूछी जाए तो जलालुद्दीन के समय में हुआ था, यानी 1296 में। लेकिन किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने।
ये बात याद रखिएगा कि 1296 में जो पहला जो दक्षिण भारत में मुस्लिम आक्रमण हो रहा है, वो जलालुद्दीन खिलजी के समय में हो रहा है, यानी कि जो शासन में है वो जलालुद्दीन है, लेकिन कर कौन रहा है? अलाउद्दीन खिलजी। तो 1296 में किसके खिलाफ? देवगिरी के शासक रामचंद्र देव, इन्हीं के खिलाफ उनके खिलाफ आक्रमण करता है। और इसका जो मेन जो मोटिव होता है, क्यों ये किसी पॉलिटिकल कोई मतलब एक्सपेंशन के या कोई राज्य के विस्तार की उससे नहीं जाता है, ये जाता है बेसिकली किसके? धन की लूटने के लिए। क्योंकि जब ये भिलसा में गया होता है, इसको पता चलता है कि इसको वहाँ के लोग इससे सुनता है कि जो साउथ में यानी दक्षिण में बहुत ज़्यादा संपन्न राज्य है, तो जब उसको इसके बारे में पता चलता है तो वहाँ वो लूटने का एक मतलब प्लान करता है। इसके देवगिरी अभियान के बारे में जो हम अलाउद्दीन के अभियानों के बारे में, दक्षिण अभियान में के बारे में पढ़ेंगे, तो हम आपको उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। अभी आप याद रखिए कि अगर पूछा जाए कि दक्षिण भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके समय में हुआ, तो अलाउद्दीन के समय में। और किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका मेन जो एम था, धन लूटना था। और ये वहाँ जाता है और रामचंद्र देव को हराता है। युद्ध में इसका शंकर देव उनके पुत्र के साथ होता है। तो और फिर वहाँ से ये वापस आता है बहुत सारा धन लूट कर। और ये अब इसमें एक जो मेन जो बात है वो ये है कि जब ये 1296 में जाता है, तो ये जलालुद्दीन की बिना बताए वहाँ से जाता है, यानी कि उसको खबर नहीं करता है। और शासन जो आप बिना, जो राजा है, अगर राजा की बिना आज्ञा के आप जा रहे हैं कहीं, तो ये एक बहुत बड़ा एक मतलब आप छल कर रहे हैं, या कहें कि उसके साथ विश्वासघात कर रहे हैं, या उसको बता नहीं रहे हैं कि तो वो जब वापस आता है तो वो मतलब जानता है कि अब अगर वो जाएगा तो उसको दंड दिया जाएगा। तो फिर वो उसी समय मन बना लिया होता है कि वो उसको जलालुद्दीन के खिलाफ कि उसको मार डालेगा। और 1296 में कड़ा के में जब कड़ा में गंगा नदी के तट पर ये इसको मार डालता है। और होता क्या है कि जब ये वापस आता है तो ये बहुत सारा धन लेकर आया होता है। और जब जलालुद्दीन को पता चलता है कि ये बिना बताए वहाँ गया है, तो वो जो अलाउ मुल्क, अब इस समय में अलाउल मुल्क को वो कड़ा की ज़िम्मेदारी सौंप के जाता है। ये अलाउमुल्क यानी कि किसका? अलाउद्दीन का एक बहुत ही विश्वासपात सेवक होता है। ये इसके नेतृत्व में या इसके संरक्षण में कड़ा को छोड़ के जाता है। तो जब जलालुद्दीन को पता चलता है और इससे पूछता है, तो फिर ये बड़े समझदारी दिखाते हुए बोलता है कि हाँ, वो चंदेरी तक, क्योंकि चंदेरी तक जाने की, क्योंकि वो बोलता है, ये जलालुद्दीन से उसने बोला होता है कि वो चंदेरी के या जो आस-पास के जो राजपूत राज्य हैं उनसे कर लेने जा रहा है, लेकिन चला वो फिर दक्षिण में जाता है अभियान के लिए। तो ये अलाउ मलिक बहुत समझदारी दिखाते हुए बोलता है कि हाँ, वो चंदेरी तक तो गया था, आपको किसी वजह से आगे बढ़ गया हो, तो वो उसको नहीं पता है। और जब इसको अलाउद्दीन को पता है कि उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है, तो वो समझदारी दिखाते हुए अपने भाई अल्मस बेग, जो उसके राज में रहता है, वहाँ उसको भेज देता है। क्या नाम है भाई का? अल्मस बेग। और वो उसको बुलाता है कि ये कहलवा देता है कि वो बहुत डरा हुआ है कि अगर जो राजा यानी कि इसके चाचा हैं वो नहीं आते हैं तो वो मर जाएगा। और इसलिए वो उससे मिलने के लिए जब वहाँ आता है, तो गंगा नदी के किनारे वो उसको मरवा देता है। और फिर आप स्वयं शासन बन जाता है। अब अगर आगे देखें, तो जब ये जलालुद्दीन खिलजी को मार देता है, तो इसकी जो पत्नी होती है, यानी जलालुद्दीन खिलजी की जो पत्नी होती है, मल्लिका है जहाँ, वो अपने पुत्र कद्र खां को रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना देती है। और इसका जो पुत्र होता है अर्क अली खां, इस बात से रुष्ट हो जाता है कि कहाँ वो बड़ा पुत्र है, और वो शासन यानी शासक किसको बना दिया है? कद्र खां को बना दिया है। तो ये वो उस वजह से वापस नहीं आता है। और ये कहीं न कहीं अलाउद्दीन खिलजी के लिए एक अच्छी बात होती है। और वो फिर बाद में दिल्ली पर आकर उसको अपना मतलब उसका उसको हड़प लेता है, और ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन फिर अलाउद्दीन जो है, उसने अपने और बाद में अरकली खां और उसके जितने भी परिवार के लोग थे उन सबको या तो पकड़ लेता है और मरवा देता है। इससे आगे हम देखते हैं। तो अगर जलालुद्दीन की नीति की बात करें, तो वो क्या कहते हैं कि एक वो शासक था। तो वो ये कहता था कि पहला वो ऐसा शासक था जो क्या कहता था कि जो दिल्ली सल्तनत है, जो वो राज्य जनता की इच्छा पर आधारित होना चाहिए। और इसको क्या एक उदार निरंकुशवादी यानी कि इसको बेनेवोलेंट डेस्पोट भी कहा जाता है।
एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनता है वो है दीवाने वकूफ़, यानी कि इसके समय में ही इसने दीवाने वकूफ़ को बनाया था, यानी इसने इसका सृजन किया था इस विभाग का। तो जब अगर ये प्रश्न बने कि दीवाने वकूफ़ किसने बनाया, तो याद रखिएगा कि जलालुद्दीन खिलजी के समय में इसका संरक्षण हुआ है। विभाग पूछे जाते हैं, जैसे अमीर खोई पूछ लेता है कि दीवाने अमीर खोई किसके समय में हुआ है, तो मोहम्मद बिन तुगलक। ऐसे ही दीवाने वकूफ़ के ऊपर भी प्रश्न बन सकता है, ये भी महत्वपूर्ण है, तो ये याद रखिएगा कि जलालुद्दीन खिलजी के समय में इसका सृजन हुआ है। और इसके जो निकट संबंधी जो मैं बता ही रही थी, मलिक अहमद जब, वो क्या थे, अमीर हाजिब, अमीर हाजिब के पद पे थे। और इसके बाद अगर बात करें नैन जैनी, तो वो एक अधिकारी था इसके समय में। अमीर खुसरो जो कि एक बहुत बड़े मतलब लिटरेरी फिगर हैं, तो वो क्या थे, उसके समय में पुस्तकालय अध्यक्ष थे। और ख्वाजा खातिर वजीर थे, ये पूछ लेता है कि इसके समय में वजीर कौन था, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं, ये आप इंग्लिश में स्लाइड में देख सकते हैं। तो ये जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बात था। अब इससे नेक्स्ट जो हम लेक्चर लेंगे उसमें हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और उसकी नीतियों के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और प्रश्न वहाँ से बनते ही हैं। तो आज के लिए हमने जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कुछ समझ नहीं आया है या आपको जो भी अच्छा बुरा जो भी लगा है, आप कमेंट में कमेंट करके बताइए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।